तो देखिए, बंगाल में जीत पर अमित शाह की तरफ से बधाई दी गई है और अमित शाह ने कहा है कि ये कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है, कार्यकर्ताओं के बलिदान का ये फल है। गृहमंत्री अमित शाह ने जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी और साथ ही कार्यकर्ताओं के बलिदान का फल भी इस जीत को बताया गया है। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आने लगेंगी। बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े इस वक्त बजते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी, नितिन नवीन वहां पर पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी मुख्यालय में उनकी मौजूदगी, गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, और कैसे 15 दिन तक मैं बंगाल में रहूंगा, गृहमंत्री अमित शाह ने माइक्रो मैनेजमेंट से लेके बूथ लेवल तक कैसे कार्यकर्ताओं को एक साथ कनेक्ट करते हुए जनता को जोड़ा और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 205 अभी बीजेपी की स्ट्रेंथ दिख रही है, 205 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए पश्चिम बंगाल में इस वक्त नजर आ रही है। ये तस्वीरें साथ साथ दिखाते चलेंगे। संजय राणा जी, आपके पास आ जाती हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि नई सीटें 122 अपने में जोड़ने में सफल रही है बीजेपी, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जिसे टीएमसी का गढ़ कहा जाता रहा है। यह करिश्मा कैसे संभव हो पाया बीजेपी के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए ऐसा है कि सिंपल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं काम कर रही थी, पिछले 10 साल से काम कर रही थी। और पिछले 5 साल में जो भी 2021 का चुनाव हुआ था उसके बाद से उनकी अपनी जो भी कमियां रह गई थी उस पर वर्कआउट कर रही थी। यही पार्टी थी 2021 में इसके पास 1000 पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट नहीं थे। आज यही पार्टी है कि 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो ये लैंडस्लाइड जो विक्ट्री हुई, कहीं ना कहीं एक सूझबूझ, एक रणनीति और एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन जो होता है वो किया। और ये हार किसकी है? जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो डेवलपमेंट के विरुद्ध जाके पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ ये मैंडेट है। चाहे वो बंगाल का हो, असम का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव हुए हैं, जो जनता ने वोट दिया है, वो जो वोट दिया है वो डेवलपमेंट के लिए दिया है और ऐसे लोगों को भगाया है जो कहीं ना कहीं अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते थे। आपने चीज बोली कि क्या भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में नहीं, हमने 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीती है और चौथा स्टेट तमिलनाडु है। तमिलनाडु को याद रखिए कि स्टालिन की स्टेटमेंट क्या थे कि सनातन का सफाया कर देंगे। खुद का सफाया हो गया, पिताजी चुनाव हार गए, खुद ही चुनाव हार गए। तो सोचिए, जो सनातन के खिलाफ जाएगा वो सनातन उसको सफाया कर देगा। नहीं, अभी लेकिन हमारे एक भरोसे मित्र बड़ी तो बड़ी बात कर रहे थे, भरोसे भारतीय तो जनता अन्ना पार्टी द्रमुक के है ना धर्म संजय राणा जी, अपने जी। आप से तो नहीं है ना। तमिलनाडु में भरोसे तो अन्ना द्रमुक के ही है ना। नहीं 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 नहीं, आप समझी नहीं। अब जिसको मैंडेट अगर क्लियर नहीं मिलेगा, मैंडेट नहीं मिलेगा तो ओके, माल्यार्पण तो इम्पैक्ट की गवर्नर को बात कर करना रहे हैं पड़ेगा। आप। माल्यार्पण करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नर की कृपा चाहिए। कृपा करने के लिए जो वादे विजय जी ने किया है उस वादे को पूरा करने के लिए सेंटर का सहयोग चाहिए। और कोई भी समझदार व्यक्ति जो देश प्रदेश का डेवलपमेंट चाहेगा वो कभी भी सेंटर से झगड़ा नहीं करेगा, वो मिलकर जुल के काम करेगा। नहीं तो केजरीवाल और ममता बनर्जी बन जाएगा। और इतने बड़े मूर्ख मुझे नहीं लगता है कि आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे तमिलनाडु कैसे हो सकते हैं। मैं तीसरा मुद्दे पर आता हूं। एक हमारे मित्र भी बोल रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। बताइए, उस पार्टी के साथ टाई अप कर लेते हैं जो देश के विभाजन में काम करते हैं, यानी इंडियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। उसके इंडियन मुस्लिम लीग के जनक कौन थे? एम मोहम्मद इस्माइल थे। एम मोहम्मद इस्माइल कौन थे? भैया जन्ना के राइट हैंड थे साउथ इंडिया में। अरे मतलब कम से कम बोलने से पहले अपना इतिहास भी झांक के देख लेना चाहिए। तमिलनाडु को चुनाव में किसी के अमर बेल बने घूम रहे थे, किसी और के सहारे, और केरला में आप मुस्लिम लीग के सहारे हैं। आप अभी भी बहुमत नहीं पाए हैं। बहुमत का आंकड़ा 70-71 का होता है, आप वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पीठ थपथपा रहे, अच्छी बात है, पीठ थपथपाना चाहिए, लेकिन आपके गौरव गोगोई साहब का सुपड़ा साहब चुनाव हार गए। बंगाल में तो आप थे ही नहीं। अब उसके बारे में क्या चर्चा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी एक जमाने में आज ये तरस रही है कि मुझे कोई तो जितवा दो, कहीं तो जितवा दो। और बंगाल की तुलना केरला से कर लेते। भाई, केरला का और बंगाल का जमीन आसमान का अंतर है, और असम का केरला का जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको समझना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में इनकी सरकार थी, 3.4 था।
असम में कितना 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट है। किसकी बात करो? तो आप बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट 15 साल में नहीं देखा क्या था? तो बातें वो होनी चाहिए जो आंकड़ों में साबित हो सके। आज की दिन की जनता डेवलपमेंट पे काम कर रही है, जो डिलीवर कर रहा है उस पर विश्वास कर रही है, जो डिलीवरी दे रहा है उसके साथ जा रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होते हुए नजर आ रही नहीं, है। और ये एक सब चीजें हाँ, दिखाता दर्शाता, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किला जो बंगाल का ढहा है ममता बनर्जी का, वो कभी ढह भी सकता था। पूर्णिमा जी, ठीक। हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को छुएंगे, बहुमत का आंकड़ा छूना एक तरफा हो गया। और एक छोटी सी बात अरे को अभी तो उससे भी ऊपर हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाईएस्ट स्कोर किया था 200 का नंबर, उसमें भी अभी 204 पर है। और आप सोचिए टीएमसी 83 पर इस वक्त है। अब मतलब लोएस्ट, इससे ज्यादा और टीएमसी का नंबर नीचे क्या जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो थॉट प्रोसेस रमनीश जी हो सकता है कि एक लेमैन पर्सपेक्टिव से जनता किसी भी पचड़े में क्यों पड़ना चाहेगी। वो सोचेगी कि भाई केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में भी बन जाएगी। एक तो बदलाव, एंटी इनकम्बेंसी, उबाऊ, थकापन और सब कुछ देख चुके, करप्शन जैसे मुद्दे उठाए गए। तो इससे बेहतर हमने कभी कांग्रेस को मौका दिया, कभी लेफ्ट को मौका दिया, एक लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया। तो चलिए अब इससे एक पार्टी को भी मौका देके देखते हैं और फिर डबल इंजन की बात करते हैं। तो अगर राज्य में विकास पहुंचता है तो किसको खराब लगेगा, मुझे ये बताइए। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है पॉलिटिकल पंडित के रूप में हम सभी लोग जो है नैरेटिव की बात करते हैं, नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं कि नेताओं जो होते हैं वो नैरेटिव सेट करते हैं। मुझे लगता है कि बंगाल की जनता की, बंगाल के प्रदेश को देखते हुए हम कहें तो बंगाल की जनता ने इस बार नैरेटिव सेट किया है। क्योंकि जिस तरह से एक मुझे लगता है निगेटिव नैरेटिव के साथ साथ लगातार वो चलती रही, खास करके मैं ममता बनर्जी को देखूं, संदेश खाली से लेकर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का उन्होंने स्टेप लिया, जिस तरह के उन्होंने जो है निर्णय लिए, वो मुझे लगता है जनता में, महिलाओं के बीच में एक असुरक्षा का जो माहौल है और ज़्यादा पैदा हो गया। फिर बात करें कि जिस तरह से आज देख दिया ना कि ममता बनर्जी ने बार बार देखने का प्रयास किया कि आज कभी शौकत मुल्ला बमबाज के रूप में, चाहे हम फिरहाद हकीम के बारे में बात करें। अभिषेक बनर्जी ने एक बयान देखा आपने दिया कल परसों ही कि 4 मई के बाद यदि एक बाप की औलाद हो तो तुम दिख जाना, ये गृह मंत्री अमित शाह को। तो जिस तरह के आप नैरेटिव को सेट करने का प्रयास करना चाहिए था एक नेता के रूप में अभिषेक बनर्जी को, वो शायद उसमें अक्षम रहे। वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स ये तस्वीरें दिखाते हुए, और यानी कि अब क्योंकि नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। यानी किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत होगा और फिर संबोधन का प्रोटोकॉल जो है, फिर प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा। इसलिए बिलाल खान साहब, पहले मैं आपसे जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ क्योंकि किसी भी वक्त इन तस्वीरों की तरफ जाना होगा। यहाँ से आगे ऑपोजिशन को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, राह उनकी आपको कैसी दिख रही है? क्योंकि अभी 27 में भी चुनाव है, 6 राज्यों में चुनाव है। देखिए, अपोजिशन को जो कमियां हैं उसको सुधारना पड़ेगा। उस पर ये नहीं है कि हमें आर्गूमेंट करके ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो भी चीज़ें हैं बंगाल के अंदर, बीजेपी और जो पार्टी जिस तरीके से बधाई के पात्र हैं और मोदी जी अमित शाह जी ने काम किया ग्राउंड लेवल पे, वो बधाई के वाकई में पात्र। और ऐसा नहीं है कि भाई अब इस चीज़ को, चाहे वो मुद्दा कोई भी लड़ा हो, हिंदू मुसलमान की बात की हो, हिंदुओं की बात की हो, प्लान करने की, कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जीत तो जीत है, जीत हासिल करिए। लेकिन इस चीज़ को अपोजिशन को सीखना पड़ेगा, अपनी कमियों को जो है ठीक करना पड़ेगा, कहाँ उनके लूप होल्स रहे, किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया। जैसे चाहे वो आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्शन हो उसमें जिम्मेदारी लेने का भी एक होता है, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो राहुल गांधी जी, अब उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, वही जिम्मेदारी की बात है। अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो आगे काम करेंगे। लेकिन आज मैं अभी संजय राणा जी का बयान देख रहा, तमिलनाडु में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं। इनका मतलब ही नहीं है वहाँ तमिलनाडु में किसको, बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन इनको हर जगह वो करना है। और हमने देखा केरला के अंदर भी मुबारकबाद देनी चाहिए। संजय राणा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस तरीके से कांग्रेस ने अच्छा किया वहाँ। केरला के अंदर भी कोई लोग ही रहते हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना। अब हम बधाई के पात्र दे रहे हैं भाई, बंगाल में बहुत अच्छा किया, क्लीन स्वीप करी, पौंडीचेरी के लिए दे रहे हैं। मैंने वहाँ भी बधाई दी और मैंने लेकिन संजय जी तमिलनाडु में ये कि भाई दक्षिण में आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात पे उखड़ गए कि हमने पहले उनको केरल की बधाई क्यों नहीं दी, जबकि हमने बीजेपी से इस पर सवाल पूछा कि भाई क्या हुआ, दक्षिण में तो आपका ख्वाब अधूरा रह गया, कसक अधूरी रह गई। लेकिन एक और बात है संजय जी, जल्दी से आपसे पूछते हुए, क्योंकि अभी 2 बातें आई हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने भी टीवी के विजय से बात की है, थलापति से फोन पर, और ममता बनर्जी से भी बात की है।
और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए टीवी के विजय को बधाई दी है लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में। समीकरणों की कोई संभावना है इधर से उधर से? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, तमिलनाडु की बात है तो कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार नेता उस पार्टी या उस नेतृत्व या उस तरीके से काम करेगा जिसमें उसको लाभ होगा। अगर मान लीजिए वो राहुल गांधी के पास क्यों जाएंगे, हमें समझ नहीं आता राहुल गांधी को उनको जाने की क्यों जरूरत थी। अगर उनको समर्थन भी लेना हो एआईएडीएमके से ले सकते हैं, उनको समर्थन